नमस्कार, स्वागत है आपका 3 बजे के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो बांग्लादेश से आ रही है। जी हां, बांग्लादेश में भारी उथल पुथल और मचा रखा है। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की भी खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका तक छोड़ दिया है। पीएम शेख हसीना भारत के लिए रवाना हो गई हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जहां बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और अब वह भारत आ रही हैं। यह सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। आपको बता दें कि भारी अराजकता का माहौल इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कल ही की बात है जब भीड़ उग्र हो गई और एक साथ एक थाने के ऊपर भी धावा बोल दिया गया। 13 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। बहुत ही हिंसक माहौल है पूरे बांग्लादेश की। यदि बात करें तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई, जहां पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ढाका भी छोड़ दिया है और वह भारत के लिए रवाना हो गई। बांग्लादेश में भारी बवाल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपको बता दें ये उस समय से ही चल रहा है जिस समय से वहां के आरक्षण में फेरबदल वाली बात हुई थी। उसके बाद वहां पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया था। वहां के छात्रों ने इसका विरोध किया था। लगातार शेख हसीना के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन शेख हसीना ने भी साफ कर दिया था कि वह यथास्थिति जारी रहेगी। आपको बता दें जो लोग बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल थे उनके परिवार वालों के लिए बांग्लादेश की नौकरियों और शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण किया गया था। हालांकि 2019 के आसपास इसे होल्ड पर रख दिया गया था, लेकिन फिर से कोर्ट ने इसे लागू करने की बात कही थी और इसका समर्थन खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भी किया था और उनके इस समर्थन पर बांग्लादेश के युवा उग्र हो गए थे, हिंसक हो गए थे। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। सहयोगी राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जी राजीव जी, जिस तरह की अराजकता पूरे बांग्लादेश में है, पूरे माहौल को उसने जकड़ कर रखा है और अब तो वहां की प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे दी है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और तो और ढाका भी छोड़ दिया उन्होंने। सूत्रों से हवाले से खबर नहीं, ये कंफर्म खबर है। आर्मी चीफ जो वहाँ की आर्मी है उसने अब से लगभग 1-1.5 घंटा पहले उनको ये अल्टीमेटम दिया था कि आप इस्तीफा दे दें और यहाँ से सेफ एग्जिट कर जाएं। तो उन्होंने देखा कि हालत ऐसी है कि वो अगर आर्मी की बात नहीं मानती तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो दैट उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकलना ही सही होगा और वो यहाँ से मतलब ढाका छोड़ चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हेलसिंकी जा रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो भारत आ रही हैं। तो अभी ये निश्चित नहीं हुआ है कि वो कहाँ पहुँच रही हैं। अब जहाँ तक ये ऑनगोइंग वायलेंस है ढाका में, बांग्लादेश में, उसके बारे में ये है कि वहाँ रजाकार जो थे वो रजाकारों की जो पार्टी थी वो विरोध कर रही थी नौकरियों में आरक्षण का। रजाकार वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय पाकिस्तानी आर्मी के समर्थक थे और ये जो रिजर्वेशन दिया गया था ये वो लोग थे, उन लोगों के, उन परिवारों के लोग थे जिन्होंने मुक्ति वाहिनी में काम किया था और बांग्लादेश की आजादी को दिलाने में उन्होंने अपनी शहादतें दी थी। तो शेख हसीना का ये कहना था कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है उनके परिवार के वंशजों को क्यों ना आरक्षण दिया जाए। लेकिन इस समय बांग्लादेश में जो है वो लगता है कि आईएसआई का थोड़ा प्रभाव ज्यादा हो गया और उस वजह से रजाकार जो थे वो ज्यादा प्रभावी हो गए और हिंसा इस हद तक फैल गई कि सैकड़ों लोग वहां मारे गए। जो गिनती है, आधिकारिक गिनती है, वो सैकड़ों के मारे जाने की है। कहते तो लोग कुछ और भी हैं, लेकिन ये अभी तो आधिकारिक ही संख्या हम कहेंगे कि सैकड़ों लोग वहां मारे गए हैं। कल से अब तक भी लगभग 100-150 लोग मारे जा चुके हैं वहां पर।
तो अल्टीमेटली उन्हें देश छोड़ना पड़ा, क्योंकि आर्मी भी दो हिस्सों में बट गई थी। एक रजाकारों के पक्ष में, एक जो है वो मुक्ति बाहिनी के शहादत करने वालों के जो परिवार थे, जो उनके वंशज थे, उनके पक्ष में। तो शेख हसीना के लिए बहुत टफ समय है, और ये टफ समय केवल शेख हसीना या बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये भारत की दृष्टिकोण से भी काफी टफ समय है, क्योंकि वहां से जो अब पलायन की आशंका उत्पन्न हो रही है। अभी तक तो ये था केवल जो भारतीय वहां थे वो वापस लौट रहे थे, लेकिन अब वहां से जो लोग हैं वो भारत के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें उनके आने की आशंका पैदा हो। जी चलिए, तो बेहद अराजक स्थिति है और इस चक्रव्यूह में फिलहाल बांग्लादेश फंसा हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिएगा राजीव जी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त की अगली बड़ी खबर वक्फ एक्ट पर से जुड़ी हुई है, जहां सियासत गर्मा गई है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन कर रही है। सरकार संसद में जल्द ही इसको लेकर संशोधनों को पेश किया जाएगा। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएगी। कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव स्वीकार्य नहीं है। जेडीयू में भी अब विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वक्फ एक्ट में बदलाव की चर्चा के साथ ही समूची राजनीति गर्मा गई है। संभावना जताई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार संसद में वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल में वक्फ बोर्ड में बदलाव करने की बात शामिल है, जिसका कई पार्टियों ने विरोध किया है। इसके जरिए वक्फ की जमीनों पर मालिकाना हक में बदलाव किया जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों के बीच बीजेपी ने भी अपना रुख साफ किया। पार्टी ने कहा कि वक्फ की संपत्तियों में कई अनियमितताएं हैं, जिन्हें सरकार दूर करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वक्फ संपत्तियों की अनियमितताओं को दूर किया जाए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड को मुझे छुओ नहीं सिंड्रोम से बाहर आना होगा। यदि कोई सरकार समावेशी सुधारों पर जोर दे रही है तो इस सोच पर सांप्रदायिक हमला सही नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने वक्फ बोर्ड को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। हालांकि पार्टी के मुस्लिम नेता मुखर हैं। मुंबई में कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि एक बार वक्फी संपत्ति हमेशा वक्फी संपत्ति ही होती है। इस एक्ट में संशोधन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी जदयू में भी विरोध होने लगा है। जदयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल ने कहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र की इस कोशिश का विरोध करना चाहिए। ऐसा है कि इसमें चेंज करने का उनको राइट ही नहीं है। अब अगर चेंज करना चाहते, पूरा संविधान ही जब चेंज करने की तैयारी है, जब पूरा संविधान ही चेंज करने की तैयारी है, तो ये वक्फ और ये वो क्या है? मैं यहाँ एक बात और पूछूं, क्या जितने हमारे मठ हैं, आंगनबाड़ी है, मठ और आंगनबाड़ी में भी ये संशोधन लाएंगे? वक्फ के सेम नेचर का, सेम सिस्टम का जो धार्मिक पीठ बना हुआ है, क्या है? वक्फ बोर्ड ही की तो उसका दूसरा नाम है, तो क्या उसके लिए भी ये कानून होगा? तो बुलावे पूरे देश भर के हमारे मठाधीशों को, बुलावे बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मंदिरों के माननीय महंत लोगों को। अगर एक वन कंट्री वन नेशन, तो उसमें क्लियर करें कि जो वक्फ बोर्ड में हो रहा है वही मठ और मठ की जमीनों पर भी होगा। साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव शर्मा बने हुए हैं। राजीव, जिस तरह से वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर इस प्रकार का हो हल्ला मचा है, विपक्ष तो सरकार को घेर ही रहा है। अब तो सरकार के अंदर और शामिल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से भी विरोध के स्वर बागी हो रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन है क्या, जिसे क्लैरिफाई करने की जरूरत है? कुणाल, ऐसे किसी मसले पर कोई भी जब कदम उठाया जाता है तो गठबंधन की सरकार ने अपने सहयोगी दलों की पहले सहमति ले लेती है जी। तो अब ये कैसे जदयू की तरफ से बात आई है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी बिल लाने से पहले गठबंधन की सरकार में गठबंधन का मुखिया अपने सारे सहयोगियों से बैठ करके बात करता है और तब
बिल को संसद में पेश किया था और इस पर तो कैबिनेट की बैठक भी हुई है और कैबिनेट की बैठक में इसको पास किया गया है। कैबिनेट में जनता दल यूनाइटेड भी है और आपके तेलुगु देशम भी है। तो अगर कोई आपत्ति होती तो ये कैबिनेट की मीटिंग में उठनी चाहिए थी। कैबिनेट की मीटिंग में अगर आपत्ति नहीं हुई है तो अब ये आपत्ति क्यों हो रही है, ये थोड़ा चिंता का विषय है। क्या जनता दल यूनाइटेड अपने वोट बैंक को साधने के लिए बाहर विरोध और अंदर सहमति दिखा रही है? ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं बहुत थी, संपत्तियों को लेकर अनियमितताएं बहुत थी। अब ये जो लोग हैं, जो कुछ मुस्लिम क्लरिक्स हैं या मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये कुछ अफवाहें जरूर फैला रहे हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम कर दी जाएंगी, संपत्तियां छीन ली जाएंगी। ये कुछ अफवाह है ताकि लोगों में एक रिसेंटमेंट डेवलपमेंट हो और सरकार पर दबाव बने। तो मुझे लगता है यही एक इन लोगों की ये नीति है। लेकिन हाँ, जनता दल यूनाइटेड का इस तरीके से विरोध शो करना ये चिंताजनक है। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए राजीव जी आपका बेहद शुक्रिया। कि एक और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां अयोध्या में दुष्कर्म पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई है। जी हां, पीड़िता को एम्बुलेंस से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस से उसे ले जाया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए यह कदम उठाया गया है। दुष्कर्म केस में डीएनए टेस्ट वाली डिमांड पर अड़े अखिलेश यादव का भी मामला अलग ही तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अयोध्या रेप पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए इस वक्त लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने यह बात कही। कड़ी सुरक्षा के बीच पीड़िता को एम्बुलेंस लखनऊ लेकर रवाना हो गई है। आपको बता दें, रेप पीड़िता को इलाज के लिए अयोध्या के महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण डॉक्टरों ने केजीएमयू लखनऊ उन्हें रेफर कर दिया। वहीं रेप कांड को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर मामले पर बयान देते हुए आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात कही है। इससे पहले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। पीड़ित परिवार ने कहा कि उनको डराया धमकाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या दुष्कर्म मामले से जुड़ी ही, जहां पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। एम्बुलेंस उसे लेकर रवाना भी हो चुकी है कड़ी सुरक्षा के बीच। आपको बता दें कि जिस तरह से इस पूरे मामले में राजनीति गर्मा गई है और उसके मास्टरमाइंड के बेकरी के ऊपर भी बुलडोजर चल गया है, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने एक डिमांड रख दी है कि आरोपियों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इस बात ने भी अलग से ही तूल पकड़ कर रखा है। लेकिन इन सबके बीच पीड़िता की तबीयत खराब हो गई है और उसके बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर किया गया है। सहयोगी गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जी गौरव, जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहे हैं, अखिलेश यादव के बयान की भी एंट्री हो गई है और अब पीड़िता का तबीयत बिगड़ जाना, क्या कुछ है पूरा अपडेट? देखिए कुणाल, आपको बता दें कि भदरसा में हुए गैंग रेप की वारदात को लेकर जिस तरीके से नाबालिग के साथ रेप किया गया है, जिसे जिला अस्पताल में रखा गया था, यहाँ पर अच्छा संसाधन न मिलने के कारण उसको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। यहाँ के जो सीएमओ है संजय जैन, उन्होंने बताया कि बेहतर इलाज के लिए जो है पीड़िता को वहाँ लखनऊ रेफर किया गया है, वहाँ पर उसका इलाज होगा। हालांकि जो इस समय गैंग रेप को लेकर जो मोहित खान है, उनके व्यक्ति पर भी कार्यवाही हुई है और लगातार प्रशासन कल जो है उनके जहाँ पर चौकी बनाई गई थी, पुलिस चौकी थी कब्रिस्तान 2012 से, वहां पर भी प्रशासन का कल बुलडोजर गरजेगा। लगातार बयानबाजी, जिस तरीके से गैंग रेप को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर डीएनए टेस्ट होना चाहिए, निर्दोष कोई ना फंसाया जाए। लेकिन जो कल भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन था वो पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़ित से मिला और उस बच्ची से मिला और उसको न्याय के लिए पूरा जो है भरोसा दिया गया कि उसको उचित न्याय मिलेगा और जो डराने धमकाने वाले लोग थे उन पर भी कड़ी कार्यवाही की गई है। कुणाल जी गौरव, जिस तरह से लगातार घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है, इसके ऊपर राजनीति गर्मा गई है, क्या कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों का और पुलिस फिलहाल क्या कुछ कर पाई है इस मामले में अभी तक? देखिए, इस मामले को लेकर के बात करें तो पुलिस लगातार जो है इस तथ्य को जुटाने में
जुड़ी है और जो इसमें जो है संलिप्त थे उन पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही भी की गई है। लगातार जो कल बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचा था, उन्होंने जो है भरोसा दिया था कि न्याय होगा। उसी के साथ साथ जो बयानबाजी आ रही है उन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या जो मंत्रीगण आए थे, उनका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब डीएनए टेस्ट नहीं हो रहा था, आखिरकार अब डीएनए टेस्ट की क्यों मांग की जा रही है, तो जिसको लेकर के सियासत भी काफी तेज सजग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुणाल, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अब बात करेंगे एमसीडी की, जहां एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। उपराज्यपाल को यह अधिकार है कि वो दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। यानी उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए एमसीडी के सदन में वोटों का क्या गणित बदलेगा, क्या मेयर चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा का कहना था कि उपराज्यपाल का यह वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति करें और इसे पूरा करने के लिए वो राज्य की कैबिनेट की सलाह लेने के लिए भी बाध्य नहीं है। 1993 के डीएमसी अधिनियम में सबसे पहले एलजी को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो कानून के आदेश के अनुसार काम करेंगे, न कि मंत्री परिषद की मदद और सलाह के अनुसार। इससे पहले एलजी की ओर से 10 एल्डरमैन मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि उससे सलाह मशवरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है। ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में घटी यह घटना सभी के लिए आंखें खोलने वाली है। पीठ ने कहा, ये जगहें यानी कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गई हैं। कोचिंग संस्थान का अब तक ऑनलाइन संचालन किया जा सकता है जब तक वे सुरक्षा मानदंडों और गरिमापूर्ण जीवन के लिए बुनियादी मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित न करें। कोचिंग सेंटर देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।